नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और आज आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन। अगर इस सिविलाइजेशन की बात करें तो इस सिविलाइजेशन का डायरेक्ट इसका कनेक्शन, इसके सीधे संबंध हमारे प्रेजेंट लाइफ से है। क्योंकि इंडिया में जो आज हिंदू लोग हैं, जिसको जो हिंदू कम्युनिटी बोलते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी इसी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसी का एक प्रेजेंट का रूप है। ठीक है, तो ये चलते हैं इंडस वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हमने ये सिविलाइजेशन इंडिया में नोटिस किया है। तो इस सिविलाइजेशन की बात करें, इस सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है 1500 BC से स्टार्टिंग और एंडिंग होती है 500 BC। मतलब जब भी कहीं आपको BC दिया हुआ हो तो आप अगर उसको प्रेजेंट टाइम से काउंट करना चाहे तो प्रेजेंट टाइम ईयर का आप उसमें ऐड कर देते हैं तो आपको उसका एग्जैक्ट टाइम मालूम चल जाता है। 1500 प्लस 2020 आप इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका बनेगा 3720 ईयर्स एगो का इसका टाइम था स्टार्ट होने का। और ये चलिए अब से 500 ईयर्स BC मीन्स आपका 2020 प्लस 500 ये बनेगा आपका 2520। इतने टाइम तक ये सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये सिविलाइजेशन मिली नॉर्थ इंडिया में, गंगेटिक प्लेन, मतलब गंगा के प्लेन में। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा, वो इंडस रिवर के प्लेन में थी, बट ये थी गंगेटिक प्लेन में, गंगा के मैदान में। अगर इस सिविलाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कुछ विशेषताओं की बात करें, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी ये जो सिविलाइजेशन थी वो फुली रूरल सिविलाइजेशन थी, मतलब ये पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फुली अर्बन सिविलाइजेशन थी, फुली मैनर्ड, पूरी रूप से व्यवस्थित एक शहरी सभ्यता थी। बट अगर बात करें वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक सभ्यता की, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन थी। इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। ये वेदास बेस्ड लाइफ थी। ये आर्यंस लोगों की पूरी लाइफ, पूरी दिनचर्या, उनकी सब जितने भी रिचुअल्स होते थे वो सब वेदास के अकॉर्डिंग होते थे। 4 वेदास हमारे होते हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा हम उसमें वेदास पर ही डिस्कस करेंगे। तो पूरी लाइफ उनकी वेदास पर डिपेंड होती थी, वेदास के अकॉर्डिंग पूरी लाइफ उनकी चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। वो रिचुअल्स का बहुत ज्यादा परफॉर्म करते थे, मतलब हर चीज में अगर बारिश नहीं तो कुछ रिचुअल करेंगे, यज्ञ जिसको बोलते हैं, यज्ञ करेंगे, अदरवाइज पूजा पाठ करेंगे। और अग्नि को यानी कि फ्लेम को ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे अपनी पूजा पाठ करने में। ठीक है, तो थर्ड है डिवाइड इनटू 2 पीरियड। इसको हम 2 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक इरा को या वैदिक सिविलाइजेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड, यानी प्रारंभिक वैदिक काल। इसका टाइमिंग है 1500 BC टू 1200 BC। ठीक है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। फिर इसका दूसरी इरा, इसका दूसरा भाग, इसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो 1200 BC टू 500 BC, यानी कि 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो ये इसकी टाइमिंग हो गई, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इसका है, यहाँ इसका पीरियड ये मैंने दिया हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं और ये के जो मेन उनके हम कह सकते हैं ग्रंथ थे या उनकी बुक्स थी जिसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ चलती थी, वो मीन्स हमारे वेदास। तो हमारे 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। चलिए आइए अब हम देखते हैं अपने वेदास के बारे में। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदास। तो जैसा आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वैदिक आर्यन सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इस सिविलाइजेशन का जो पूरी लाइफ होती थी वो पूरी वेदों के अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो आप नोट कीजिएगा, नोट करना, ये वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। चारों वेद में, यानी कि ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चारों वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद की डेफिनेशन की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें तो इसको हम मतलब ऐसे कह सकते हैं, ऋग प्लस वेद। ऋग मीन्स आपका प्रेस, प्रशंसा करना, प्रेस प्लस वेद का मीनिंग होता है नॉलेज, यानी कि किसी का ज्ञान होना, और प्रशंसा के लिए किसी का ज्ञान होना, उसको हम बोलते हैं ऋग्वेद। यानी कि इसमें किसी की तारीफ कैसे की जाए, किसी की मीन्स ह्यूमन की भी कर सकता है, बट जनरली हमारे गॉड्स या गॉडेस की,
उनकी तारीफ कैसे की जाए, उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, उनको खुश कैसे कर सकते हैं, उनकी हम प्रेज कैसे करते हैं, वो सब दिया हुआ है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसकी जो इसको जो रीड करते हैं, इसको रीड करने वाले जिसका पाठ करते हैं उसको हम बोलते हैं होत्री। ठीक है, उसको हम होत्री प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी जिसको हम पुरोहित कहते हैं, पुजारी, उसको होत्री कहते हैं। और दूसरी बात अगर इसकी डिवाइडेशन की बात करें, इसके ये पूरा 10 बुक्स यानी कि 10 मंडल में डिवाइड है, 10 भाग में बटा हुआ है। और उसमें कुल 1228 सूक्त थे, यानी कि 1028 हिम्स है। ठीक है, और इसमें अगर श्लोक की बात करें, इसमें कितने श्लोक है, 10,600 वर्सेस है, इसमें 10,600 श्लोक है। ये बात चल रही है ऋग्वेदा की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसके जो बुक्स है, मतलब इसके जो मंडल है, तो मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 2 से लेकर 7 तक मंडल इसके सबसे पुराने हैं। और जो इसमें बाद में जोड़े गए हैं वो है मंडल संख्या 1, 8, 9, 10, ये 4 मंडल इसमें बाद में ऐड किए गए थे। तो अगर इसकी बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा के टाइम में कुछ स्त्रियां, कुछ लेडीज ऐसी भी थी जिसने इसको कंठस्थ किया हुआ था, इसको वर्बली लर्न किया हुआ था ऋग्वेदा को। इतनी बड़ा एक वेद जो 10 मंडल में 10 बुक्स में बटा हुआ हो, उसको कुछ लेडीजों ने कंठस्थ किया हुआ था, लर्न किया हुआ था। वो लेडीजों के नाम है लोकमुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी, काकसवर्ती और कुछ ऐसी, मतलब और भी दूसरे नाम पर मैंने यहाँ लिखे नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, आप गायत्री मंत्र उच्चारित करते हैं, वो गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से ही लिया हुआ है। ठीक है, और एक आप उस स्लोगन को यूज करते होंगे जिसको हम बोलते हैं अष्टमा सदगमय, वो स्लोगन भी ऋग्वेदा से लिया हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेदा इन सब वेदाओं का, जिसको कह सकते हैं बड़ा भाई कह सकते हैं, ब्रदर है चारों वेदास का, और मेन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वेद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वेद है सामवेद। वैसे तो यजुर्वेद आता है, बट हमें सीक्वेंस बदला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का मीन्स होता है समन प्लस वेद। समन मीन्स सॉन्ग, वेद मीन्स वही नॉलेज। तो मतलब हमें गाने की नॉलेज, यानी कि म्यूजिक का जिससे हमें ज्ञान होता है, म्यूजिक की जिससे हमें नॉलेज मिलती है, वो हमारा वेद है सामवेद। देखिए, आज सब चीजें सीखते हैं आप लोग, ये सब चीजें हमारी कल्चर में, इनके हमारे हिंदू कल्चर में हजारों साल पहले थी, जिसको दुनिया अब सीख रही है। सब कुछ हमारे वेदास में दिया हुआ है, बट उसका लैंग्वेज का इशू आता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं, और हमारी लैंग्वेज, जो हमारे पुराने एंशिएंट मतलब पीपल थे, हमारे एंसेस्टर थे, उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। आज लोग संस्कृत को इतना नहीं जानते हैं। तो अगर हम लोग संस्कृत को थोड़ा बढ़ावा दें, संस्कृत को जाने, तो शायद हम लोग वेदास को भी पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सामवेद का मतलब हुआ सॉन्ग एंड नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ सॉन्ग, यानी कि जिससे हमें संगीत का ज्ञान मिलता है, उसको हम बोलते हैं सामवेद। और सामवेद को भी हमने 3 ब्लॉक में, 3 शाखा में, 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ। जैसे पहला है कौमुद, सेकंड वन इज रामायणिया एंड लास्ट वन इज जैमिनिया। यानी कि 3 है, कौमुद, रामायणीय और जैमिनीय। ये 3 ब्रांचेज में ये सामवेद डिवाइडेड है, बटा हुआ है। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं श्लोक और इसके कितने एम्स हैं। अगर इसमें श्लोक की बात करें तो इसमें 1549 वर्सेस है, 1549 में श्लोक है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि वेदास नोन एज मेलोडी एंड चैरिटीज। ठीक है, तो इसको हम संगीत का वेद भी हम कह सकते हैं, संगीत की पुस्तक भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज अर्थवेद। अगर हम अगले वेद की बात करें तो अगला हमारा वेद है अर्थवेद। अर्थवेद की अगर मीनिंग की बात करें तो अर्थवेद को हम कह सकते हैं, अर्थ मीन्स ये लिया हुआ है अर्थवनस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसर्स। तो मतलब नॉलेज ऑफ प्रोड्यूसर्स को हम इसका मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर जनरली इसको देखें तो उसमें हमें जादू टोने के बारे में बताया हुआ, ये अर्थवेद ध्यान रखना, ये वो वेद है जिसमें हमें जादू टोने के बारे में बताया हुआ है। डेली लाइफ में हम जितने हम काम करते हैं, सपोज कोई फार्मर है, कोई फिशर है, कोई कारपेंटर है, कोई वुड कटर, जो भी है, उन सबकी डेली लाइफ कैसे चलती है, उनके लिए क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस उनको डेली लाइफ में फॉलो करने होते हैं, वो सब दिया हुआ है अर्थवेद में। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसमें हिंस है 730 इसमें हिंस है, और अगर मंत्र की बात करें 6000 इसमें मंत्र है। ठीक है, अब लास्ट वन की तरफ चलते हैं। लास्ट वन इज यजुर्वेदा। अगर यजुर्वेदा की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ब्लैक एंड डार्क, यानी कि कृष्ण और शुक्ल। तो इन 2 ब्रांच में हम इसको डिवाइड करते हैं, ब्लैक एंड डार्क, यानी कृष्ण और शुक्ल। और दूसरी बात, अगर इसकी मीनिंग की बात करें यजुर्वेदा का, तो यजुर का मीन्स होता है वर्शिप, यानी किसी की पूजा पाठ करना।
तो इसका मीनिंग होता है पूजा पाठ करने की नॉलेज, यानी कि हम पूजा पाठ कैसे करें वो सब मिलता है हमें यजुर्वेदा में। ठीक है, तो यजुर्वेदा हो गया आपका पूजा पाठ करने वाला वेद। पूजा पाठ कैसे करें ये नॉलेज पाने वाला वेद। अगर हम इसकी बात करें इसमें वर्सेस की श्लोक की, इसमें कुल 1876 श्लोक है और ये कुल 40 चैप्टर्स में 40 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 40 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेदास थे। अगर हम वेदास को थोड़ा इनका और मतलब डीपली जाएंगे तो वेदास तो हम जितना डीपली जाएंगे ये तो घंटों नहीं दिनों ईयर्स लग जाएंगे इसको सोल्व करते करते। ये थोड़ा मैंने आपको वो की पॉइंट्स बताए जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, वो आपका चाहे सीबीएसई एग्जाम हो या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, अब अच्छा अब एक बार देख लेते हैं इनकी स्पेशल क्या है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदा को सबसे स्पेशल देखेंगे। यहाँ से 2 चीजें ली हुई है, गायत्री मंत्र एंड अष्टमा सदगम है। ठीक है, और ये ऋग्वेदा सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सामवेद की अगर बात करें, ये वेद जो है वो म्यूजिक का नॉलेज हमें इस वेद से मिलता है। और इस वेद की एक बात और है, इसमें 75 ये वर्सेस को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से लिए हुए हैं। ठीक है, यहीं से यहाँ उठाकर यहाँ कॉपी किए हुए हैं, बाकी 75 इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूजिक का वेद। अर्थवेद को हम कह सकते हैं जादू टोना का वेद, और यजुर्वेद को हम कह सकते हैं पूजा पाठ का वेद। ये 4 वेदास मैंने आपको बताए, आप इनको जो पॉइंट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेदा के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ब्राह्मण के बारे में। जनरली आप लोग ब्राह्मण को एक कम्युनिटी, एक कास्ट के बारे में समझते होंगे, जो हिंदुओं की एक कास्ट है। ठीक है, बट अगर ब्राह्मण का हम सही देखें तो ब्राह्मण हिंदू कास्ट होने के साथ साथ ही हमारे जो वेदास का जो डीपली स्टडी किया हुआ है, इनको डीपली थ्रोली उनको रिटिन किया हुआ है, इनको लिखा हुआ है, उनको बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। मीन्स कैसे, देखिए हमारे वेदास में जनरली क्या है, श्लोक है, सूक्तियां है या फिर रिम है, इन सब मतलब ये सब है। ठीक है, उन सब को हम बोलते हैं ब्रह्मा। मीन्स जनरली हम आपको कहेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे श्लोक है, श्लोक या फिर मंत्र, उस मंत्र को हम बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, और ब्रह्मा की यानी कि मंत्र की जो थोड़ी डीप स्टडी है, उसको ज्ञान अध्ययन है, उसका आंतरिक ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो इसीलिए जब हमारे पुराने टाइम में यानी कि पास्ट वैदिक सिविलाइजेशन, पास्ट इसका जो बाद का भाग था, बाद का जो इसका समय था, उस समय में भारतीय समाज को यानी कि इन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण नाम दिया गया उस कम्युनिटी को ब्राह्मण नाम ही इसलिए दिया गया था क्योंकि वो वेदास या फिर मंत्रों की या जो फिर हमारे श्लोक थी उन सब का डीपली स्टडी करते थे, उनको डीपली नॉलेज होता था, इसलिए उस कम्युनिटी को नाम दिया गया ब्राह्मण। ठीक है, तो आप समझे, यानी कि हमारे वेदास से जो डीपली स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। अगर जनरल देखें ब्राह्मण भी बहुत से हैं, बट ब्राह्मण के हम आपको 4 टाइप ब्राह्मण के जो मेन जो आपके सिलेबस या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की। ऐत्रेय ब्राह्मण है डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स एंड 5 चैप्टर्स। ऐत्रेय ब्राह्मण को 8 बुक्स और 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 अध्याय में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बात करें शतपथ की, तो शतपथ ब्राह्मण हैज डिवाइडेड इनटू 100 चैप्टर फॉर 14 पार्ट्स एंड 438 ब्राह्मण, यानी कि ये वो ब्राह्मण है जिसमें अंदर में भी ब्राह्मण है। ठीक है, इसमें 100 अध्याय है, 14 कांड है और 438 ब्राह्मण है। एंड लास्ट वन इज तैत्तिरीय। तैत्तिरीय इज द पार्ट ऑफ ब्लैक यजुर्वेदा, मतलब आपका तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। मैंने आपको यजुर्वेद के 2 भाग बताए थे, शुक्ल एंड कृष्ण, तो ये उसी कृष्ण भाग का ये पार्ट है तैत्तिरीय, उसी पे पूरा बेस है तैत्तिरीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे कई क्वेश्चन किया जाएगा कि तैत्तिरीय जो आपका ब्राह्मण है वो किस वेद से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, तो आपका आंसर आएगा यजुर्वेदा। ठीक है, तो ये हमारे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण के बाद हम लोग देख लेते हैं उपनिषद। ठीक है, चलिए अब उपनिषद की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिषद। अगर उपनिषद की बात करें, उपनिषद का पहले मीनिंग देख लेते हैं। उपनिषद मीन्स ये हम कह सकते हैं गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। देखिए पहले क्या था, पेड़ के नीचे बैठकर एजुकेशन होती थी आश्रम सिस्टम में, आश्रम पद्धति में। तो जो गुरुजी लोग होते थे पेड़ के नीचे बैठते थे, उसके सामने चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठते थे। तो उसी को यानी कि गुरु के सामने बैठकर, गुरु के पास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना या कोई अच्छी बातें सीखना, उसको हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो सब है वो ऐसे ही मतलब बने हुए हैं कि गुरुजी लोगों ने कंठस्थ किया, उसको लर्न किया, वर्बली लर्न किया, फिर जाकर अपने स्टूडेंट्स को बता दिया। तो स्टूडेंट ने जो गुरुजी ने उसे सुना, उसको हम बोलते हैं उपनिषद, यानी गुरु के पास बैठकर कुछ ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। अगर ये नंबर की बात, टोटल हमारे उपनिषद है
108, ठीक है। और 100 में कुछ मैन है, कुछ कहीं जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, लेकिन कुछ जो हमारे मैन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बृहदारण्यक और छांदोग्य, बृहदारण्यक और छांदोग्य दो मेन हमारे उपनिषद है, ठीक है। कुछ इसके फैक्ट भी उपनिषद के जनरली देखिए, सबसे पहला जो उपनिषद है उसमें आत्मा परमात्मा, साथ ही साथ आपका ब्रह्मा विश्व उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों पर चर्चा की गई है। वैसे उसके बाद फिर जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंसेप्ट आए, बौद्ध धर्म जैन धर्म की स्थापना हुई, उनमें जो बातें दी हुई है वो सब उपनिषद से ही उन लोगों ने उठाई हुई है, वो सब अडॉप्ट की हुई है उपनिषद से। इनके आपके श्री गौतम बुद्ध जी और महावीर जैन जी ने जो बातें ली हुई है वो सब उपनिषद से ली हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है जो आपका सत्यमेव जयते, आप देखते होंगे भारत सरकार का एक टैग है सत्यमेव जयते, वो लिया गया मुंडकोपनिषद से। आप ध्यान रखना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो त्रिमूर्ति और चतुर आश्रम का मिलता है, मतलब 4 आश्रम होते थे, उन सब का जो डिस्कशन किया गया है वो किया गया है मैत्रेय उपनिषद में। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको उपनिषद के बारे में बताई, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, चाहे तो आप नोट से तैयार कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो उपनिषद के बाद हमारे पास बचते हमारे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड है, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, पास्ट वैदिक सिविलाइजेशन। तो उन पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा, ऑलरेडी वीडियो 14-15 मिनट की शायद बन चुकी है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।